गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी that can give a good yield. So varieties can be selected by breeding for various useful characteristics. ये characteristics कौन से हैं जिसके लिए हम किसी variety को select करते हैं? First, disease resistance. Second, response to fertilizer. थर्ड, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फोर्थ, हाई यील्ड्स। तो ये हम डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ला सकते हैं नई वैरायटी में? एक प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवेराइटल। इंटरवेराइटल मतलब बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज। इंटरस्पेसिफिक, इसका मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। एंड इंटरजेनेरिक, इसका मतलब बिटवीन डिफरेंट जेनेरा। तो इस तरह से हम डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ला सकते हैं नई वैरायटी में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करें। दूसरा मेथड है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, जिसमें क्या करते हैं, दिस प्रोवाइड्स द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें डिजायरेबल जीन तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है जीएम क्रॉप्स। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। So since weather conditions such as drought, flood situations are unpredictable, so varieties can be grown in diverse climatic conditions are useful. तो जो factors हैं जिसको हम consider करते हैं कि हमारे variety में ये factor होना चाहिए, ये factor होना चाहिए, तो सबसे पहला important point है higher yield, कि कोई भी variety आप सेलेक्ट करो उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए पर एकड़ लैंड। सेकंड है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जैसे प्रोटीन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पल्सेस में, ऑयल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ऑयल सीड्स में, प्रिजर्विंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड ऑफ कोर्स बेकिंग क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है वीट के लिए। तो क्वालिटी हर क्रॉप की अलग अलग होती है, फ्रूट्स की अलग, वेजिटेबल्स पल्सेस के लिए अलग, वीट के लिए अलग। थर्ड इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक फैक्टर में डिजीजेज आ जाएंगी, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, निमेटोड्स आ जाएंगे। निमेटोड्स स्मॉल स्मॉल वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो निमेटोड्स, वाइल एबायोटिक फैक्टर्स में ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो जो वेराइटीज रेजिस्टेंट होती हैं टू दीज फैक्टर्स वो हाई यील्ड देंगी। तो ऐसी वेराइटी जो रेजिस्टेंस हो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के लिए। मैच्योरिटी ड्यूरेशन में चेंज होना, अगर शॉर्टर ड्यूरेशन होगा तो फार्मर्स एक ही उसमें ज़्यादा क्रॉप्स लगा पाएंगे। तो शॉर्ट ड्यूरेशन कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर एक ही उसमें फार्मर डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। So shorter maturity period of crop reduces the cost of crop production and makes the variety economical. Uniform maturity makes the harvesting process easy and reduces loss during harvesting. Wider adaptability वो होती है जो allow करती है crops को to be grown under different climatic conditions in different areas. और desirable agronomic characteristics increases productivity, for example tallness and profuse branching, ये desirable characteristics है fodder crop की, जबकि dwarfness desirable characteristics है cereals की, so that less nutrients are consumed। ठीक, अब plant nutrients क्या होते हैं? आपने देखा होगा nutrients are
supplied to plants by air, water and soil. तो 16 nutrients हैं which are essential for plants. एयर सप्लाई करती है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन नहीं, एयर सप्लाई करती है कार्बन एंड ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाटर सप्लाई करता है. सॉइल सप्लाई करती है 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, जिसमें से 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे जो 7 होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. तो एक ये जो आप देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. तो एयर जैसा कि मैंने कहा कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉइल मैक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. तो जिसमें IUM आ रहा है ये ज्यादातर इसी में आ रहे हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. माइक्रो में आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आते हैं. अगर इन न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाए तो वो इफेक्ट करेगा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट्स में, इवन रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा, ग्रोथ को इफेक्ट करेगा एंड ससेप्टेबिलिटी टू डिजीजेस. अगर हमें यील्ड को इंक्रीज करना है तो सॉइल में ये सारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होनी चाहिए, चाहे मैन्योर की फॉर्म में हो चाहे फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में हो. अब मैन्योर क्या है? Manure contains large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the soil. Manure prepared किए जाते हैं by the decomposition of animal waste, animal excreta and plant waste. Manure help करते हैं in enriching soil with nutrients and organic matter and increasing soil fertility. On the basis of the kind of biological waste used to make manure, it can be classified into 3 groups. ये पहला है कंपोस्ट. कंपोस्ट जो मैन्योर होता है, इट कैन बी फार्म बेस्ड मटेरियल सच एज लाइफ स्टॉक एक्सक्रीट्रा, जैसे काउ डंग वगैरह, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज. एनिमल रिफ्यूज मतलब जो एनिमल अपना खाना बचा देते हैं, ग्रीन वाला या स्ट्रॉ वगैरह. डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स. इरेडिकेटेड वीड्स मतलब जो जंगली प्लांट को उखाड़ के फेंक देते हैं वो. दिस मटेरियल इज डिकम्पोज्ड इन पिट्स. पिट्स के और गड्ढों में डाल देते हैं इनको, और ये डिकम्पोज होकर मैन्योर बना लेते हैं, और ये मैन्योर कंपोजिटिंग कहलाता है. दिस कंपोज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स. दूसरा है वर्मी कंपोस्ट. जब the compost which is made by the decomposition of plants and animal refuse with the help of red worms, इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं. ग्रीन मैन्योर, इसमें क्या होता है कि सोइंग से पहले, सोइंग मतलब बीज बोने से पहले कुछ प्लांट्स को, जैसे कि सनहेम या ग्वार को हम ग्रो कर देते हैं फील्ड में, फिर उसको प्लोइंग कर देते हैं ताकि वो उखड़ के उसमें मिल जाए सॉइल में, और उसको वहीं छोड़ देते हैं. ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जो रिच कर देता है सॉइल को नाइट्रोजन से एंड फॉस्फोरस से. तो इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर. फर्टिलाइजर्स कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं. फर्टिलाइजर्स सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को. इसको शॉर्ट में NPK भी याद कर सकते हैं. दे यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, giving rise to healthy plants. Fertilizers are an important factor in the higher yield of high cost farming. और दूसरा है ये, अगर हम बात करें, ये हेल्थ हैजर्ड्स कॉज कर सकते हैं, ये वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि रेन वाटर से बह के वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, वाटर दे कॉज वाटर पोल्यूशन. सो फर्टिलाइजर्स जो है हेल्थ हैजर्ड्स भी कॉज करते हैं, सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, और
एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।